हेलो। अरे चालू हो गया। चलो टॉर्चर। फाइनली तुम घर से कहाँ से आए? अच्छा। अरे लड़की लोग वाला बॉटल है, हाँ। मैं नहीं पिया इससे। एक तो कलर भी वैसे ही है। ब्लू नहीं है वो यूनिकॉर्न कलर है आजकल का। 2.2 ना? 2.2 में हमको दिया हुआ है void and voidable agreements. So what is void agreement? Simply we can say that an agreement unenforceable by law. An agreement unenforceable by, यानी जो कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता है वो एग्रीमेंट वॉइड है, और जो कोर्ट में एनफोर्स हो सकता है वो एग्रीमेंट क्या है? वैलिड है। राइट। वॉइडेबल एग्रीमेंट, ये भी आप लोगों ने बाय हार्ट किया था। वॉइडेबल को सिंपल टर्म से हम क्या कहते हैं? अवॉइडेबल। वॉइडेबल मीन्स अवॉइडेबल। हर एग्रीमेंट में दो पार्टी होती है। एक पार्टी को हम कहते हैं एग्रीव्ड पार्टी, इनोसेंट। बराबर। बंद हो सकता है ये। तो एक पार्टी क्या है? इनोसेंट है। और जो दूसरी पार्टी रहती है वो क्या रहती है? डिफॉल्ट। आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने बुक्स में लिखा रहेगा ये। तो जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कौन है? गलत है। और जो डिफॉल्ट पार्टी है वो सही है। नहीं। अच्छा, फिर क्या है? हु इज एग्रीव्ड? इनोसेंट। एंड हु इज डिफॉल्ट? रॉन्ग वन। तो जिसके साथ गलत हुआ है वो है एग्रीव्ड पार्टी, जिसने गलत किया है वो है डिफॉल्ट पार्टी। तो अगर किसी पर्सन को जबरदस्ती हम कॉन्ट्रैक्ट में ला रहे हैं या गलत तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट में ला रहे हैं, तो उस पर्सन के पास ये राइट है। अब जैसा आपके सिर पे कोई बंदूक रख के आपसे कोई काम करा रहा है, तो आपको उधर हीरो नहीं बनना। आपको क्या करना है? जो वो बोल रहा है चुपचाप कर देना। बराबर। आपको ये नहीं बोलना है कि मैं ये कर दे वो कर दे, बोलेंगे हाँ मैं साइन कर देगा, और आपको चुपचाप क्या कर देना है? साइन। राइट। बाद में आप कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकते हो कि भाई उस वक्त सिचुएशन ऐसा था कि मेरे पास साइन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, करके मैंने साइन किया। यहां पे मेरा कंसेंट फ्री नहीं है। यानी ये जो बंदा है जिसके वो जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया था, जिसके साथ गलत हुआ था, उसके पास राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? अवॉइड। यानी वो चाहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट होगा और वो चाहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट होगा। बराबर। इसी को हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली एग्रीमेंट लिखा है, बट क्या कहते हैं हम लोग इसको? यानी गन पॉइंट पे साइन करा लिया हमने, दो पार्टीज हैं, कंसेंट है, कंसेंट फ्री नहीं है। बराबर। लेकिन कंसेंट फ्री नहीं है ये तो तब पता चलेगा ना जब सामने वाला कोर्ट में जाएगा। जब तक वो कोर्ट में नहीं जाता है कंसेंट तो फ्री है। यानी अगर इस पर्सन से इसकी जमीन हमने जबरदस्ती साइन करा के ले ली तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और उस पर्सन की जमीन जबरदस्ती हमने उससे साइन करा के ले ली तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है। बराबर। वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कब होगा? जब वो कोर्ट में जाके बोलेगा कि मेरा साइन जबरदस्ती लिया, हमने किसी के साथ फ्रॉड किया, लेकिन वो कोर्ट में जाके उस चीज को चैलेंज नहीं करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है।
जब वो चैलेंज करेगा तो क्या है, वॉइड है। यानी यहां पे दो पार्टीज हैं, दो में से एक पार्टी के पास राइट है कि अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट होगा और चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट होगा, तो उसे हम कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो तभी एनफोर्सिएबल होगा जब दोनों में से एक पार्टी चाहेगी। कौन सी पार्टी? एग्रीमेंट। मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू। कौन सी पार्टी होगी वो? बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। यानी कौन से वो लोग हैं जो लोग के इच्छा पे इस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म होना निर्भर नहीं करता, वो लोग हैं डिफॉल्ट। यानी जिसके मन पे है वो चाहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, चाहेगा तो नहीं होगा, वो कौन है? और जिसके पास ये राइट नहीं है वो कौन है? तो यही हमने बात किया था सेक्शन 2 क्लॉज आई। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, but not at the option of an agreement which is enforceable by at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of other or others। आपका पहला लेक्चर है, क्या बात है? अरे नहीं, क्या बात है, मैं पहले ही बोल दिया क्या? नहीं, लास्ट टाइम जानबूझ के नहीं। तो यहां पे क्या बोला है? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? किसकी इच्छा पे? एट द ऑप्शन ऑफ। अब बोला है कि ये कैसे होता है, तो आपको एग्जांपल बताएं। A promised to sell his farm to B for rupees. B was not prepared for this. लेकिन A ने जबरदस्ती B से साइन करा, यानी B का कंसेंट जबरदस्ती ऑब्टेन किया, या तो कोर्शन किया या तो यहां पे B के पास राइट है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करे, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दे, रिजेक्ट। The entire option to accept the contract or to reject the contract is with B, क्योंकि A ने फोर्स किया ना। तो वही बोला है कि यहां पे आपका आंसर आना चाहिए दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, इग्नोरेबल, रिजेक्टेबल एट द ऑप्शन ऑफ B। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? मैंने बताया था, जो कोर्ट में स्टैंड नहीं हो सकता। देखो What is void agreement? आपने एक टर्म भी लिखा था, all illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal। बहुत बड़ा टर्म है ये। सोशल एग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट बिटवीन फ्रेंड्स, फैमिलीज, हस्बैंड एंड वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस, ये सब डोमेस्टिक या सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं। और इन एग्रीमेंट्स में वो पोटेंशियल ही नहीं होता है कि ये खुद को किस में कन्वर्ट कर सके, कॉन्ट्रैक्ट में। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने के लिए आपको लॉ सपोर्ट करना चाहिए, और लॉ कहता है कि दोस्त, परिवार, रिश्तेदारों में कोई भी लीगल एग्रीमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन उसके भी बहुत लंबे चौड़े क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस। नॉर्मली फैमिलीज और फ्रेंड्स हाइपोथेटिकल एग्रीमेंट्स करते रहते, नेक्स्ट ईयर इधर जाने का प्लान बनाते, बराबर, या इनविटेशंस पे पक्का आएगा ना, हाँ आएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं और कोर्ट इन चीजों को समझता है। इसलिए कोर्ट कहता है कि इन चीजों में अगर किसी ने आपको बोला ना, टांग दे दिया मतलब एग्री करके नहीं आया या अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया, तो बस बात इतना है कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे, बराबर, वी विल नॉट हेल्प यू। लॉ आपकी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि कानून की नजर में वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, वही एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल हो सकते हैं जो दोनों पार्टीज पर क्या क्रिएट करे,
लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशन, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको एक लॉफुल अधिकार मिल रहा है और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपके ऊपर एक लॉफुल ऑब्लिगेशन तैयार हो रहा है। ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी तैयार हो रही है, बराबर। नाउ व्हाट इज जिम्मेदारी? तो मान लो आप गए और आपने एक बिल्डिंग में एक अच्छा सा फ्लैट बुक किया। बिल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने जो जो प्रॉमिस किया है वो सब आपको देगा और आपका जिम्मेदारी है कि आप उसको टाइम पे क्या दोगे। दोनों के पास लीगल राइट है, दोनों के पास लीगल ऑब्लिगेशन। आपका लीगल राइट है कि आपको घर मिले और एमिनिटीज मिले। बिल्डर का लीगल राइट है कि उसे पैसे मिले। आपका लीगल ऑब्लिगेशन है कि आप टाइमली पे करो और उसका लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो टाइमली घर आपको हैंड ओवर करे। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा क्या होना चाहिए? लीगल राइट्स और लीगल। लेकिन जब कोई एग्रीमेंट लीगल राइट या लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर पाता है तो वो क्या बन जाता है? अनएनफोर्सिएबल। क्या बन जाता है? अनएनफोर्सिएबल। और उसे ही हम क्या कहते हैं? नॉट एनफोर्सिएबल। वन एंड द सेम। पक्का समझाइए। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इस पे भी हमने काफी डिस्कशन किया था। कुछ बच्चों को बोर मारेगा क्योंकि उनको ऑलरेडी आता है, लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है ये। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, बहुत ह्यूज डिफरेंस है दोनों में। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों इंटरचेंजेबल भी नहीं है कि वॉइड एग्रीमेंट को कभी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोल दूं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को कभी वॉइड एग्रीमेंट बोल दूं। पॉसिबल नहीं। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दोनों अलग कंसेप्ट है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड था, जो क्या था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या उस कॉन्ट्रैक्ट के बनने के बाद सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थितियों में क्या आ गया? बदलाव, चेंज आ गया। और जो नए सर्कमस्टेंसेस डेवलप हुए उस वजह से अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं रहा। आप समझे मैंने क्या बोला? जिस दिन हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, टू पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, lawful object, free consent, competent parties, not hereby expressly declared to be void, possibility of performance, certainty of meaning, सब कुछ सही है। यानी एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जितने भी एसेंशियल्स चाहिए वो सारे एसेंशियल्स प्रेजेंट है। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है। क्या है? लेकिन आगे जाके कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट को अब परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। यानी कि मान लो जिस चीज के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, गवर्नमेंट ने उस चीज को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया? अनलॉफुल। तो यहां पे अपना जो ऑब्जेक्ट है आज तक लॉफुल था, यानी आज तक अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वैलिड। लेकिन नया नियम आने के बाद कल से ये क्या हो गया? अनलॉफुल। यानी कल से ये क्या हो गया? वॉइड। डिफरेंस समझ रहे हो? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। क्या कहते हैं उसको? समथिंग दैट इज पॉसिबल टुडे बट नॉट पॉसिबल टुमारो। मतलब जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो आपको ये चीज पॉसिबल लग रही है, लेकिन आगे बाढ़, भूकंप, कोविड, ऐसा कुछ तो अनप्रिडिक्टेड, आपके और मेरे कंट्रोल के बाहर, इसे इंग्लिश में कहते हैं फोर्स मेज्योर। बराबर, फोर्स मेज्योर, या बहुत जन फोर्स मेजूरे कहते हैं इंडिया में, बट इट्स अ फोर्स मेज्योर, मीन्स अ ग्रेटर फोर्स बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल। यानी कोई ऐसी चीज जो आपके और मेरे कंट्रोल के बाहर है, फिर चाहे वो बहुत बड़े लेवल का वॉर हो या कोई बहुत बड़ी नेचुरल कैलामिटी हो। यानी कि आपने किसी को माल डिलीवर करना था, वहां से हमारे बीच में एक ही रास्ता था जो जुड़ता था, बाढ़ की वजह से वो रास्ता ही बह गया। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। आई कैन नॉट गिव अ टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स। कोई बोलेगा सर बाढ़ आया ना, नदी में लेके जाते अपन नाव, तो बाढ़ आया है, पानी नहीं है, क्या है? बाढ़ है। और बाढ़ में नाव नहीं चलती है, बहती है। समझ रहे हो? सो यहां पे आप लीगली एक्सक्यूज हो गए क्योंकि वो बाढ़ आपके कंट्रोल में। हाँ, अगर आपके
फैक्ट्री के मजदूर हड़ताल पे चले जाते और तब आप माल डिलीवर नहीं कर पाते, तो वहां पे फोर्स मेजर नहीं है। मजदूर हड़ताल पे क्यों गए? क्योंकि उनकी कुछ मांगे थी, तो मांगे उनकी पूरी कर देते, नेगोशिएट करते, बोलते ये बैच प्रोड्यूस कर दो, इसके लिए मैं तुमको देता हूं, जो तुमने कमिट किया वो तुम्हारे हाथ में था। तुमने स्ट्राइक को समय पे रोका नहीं क्योंकि तुम चाहते नहीं थे। समझ रहे हो? ज्यादा मैंने बताया इसके बारे में, वो गलती हो गई, लेकिन वो मेन चीज समझा। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में वैलिड था, लेकिन आगे ऐसा कुछ हो गया कि वो क्या हो गया? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस jobs to be a contract which ceases to be, पढ़ाया है, याद करवाया है, कम से कम थोड़ा तो इज्जत रखो। a contract which ceases to be, याद रहेगा, unenforceable नहीं, a contract which ceases to be means stops to be by law। तो जब वो स्टॉप होता है एनफोर्स होना, तब वो क्या बन जाता है? वही आगे समझाया, बिकम्स, कब से? व्हेन इट स्टॉप्स टू बी, अ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय, अ कॉन्ट्रैक्ट ceases to be enforceable by, becomes void when it ceases to be, yes, when it ceases to be enforceable। यानी कि शुरू में सही है, लेकिन आगे जाके कुछ हो गया जिसकी वजह से वो क्या हो गया? गलत। अब आगे बोला है कि जो void कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो स्टार्टिंग में, इनिशियली बोले तो स्टार्टिंग एकदम परफेक्ट रहते हैं, लेकिन सब्सिक्वेंटली मीन्स आफ्टरवर्ड्स, मराठी में हिंदी में तत्पश्चात, यानी उसके बाद कुछ नए डेवलपमेंट्स होते हैं जिसके वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? हाँ, हमें लिस्ट दिया हुआ है, द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अगर कोई भी इंसान 18 साल से कम उम्र के इंसान के साथ एग्रीमेंट करता है, वॉइड है। मेंटली इनकैपेबल पर्सन के साथ एग्रीमेंट करता है तो क्या है? वॉइड है, बराबर। यानी आपके साथ हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते। रीजन सेक्शन 11 या सेक्शन 12, आप बताओ। आप लोग ही मानते हो कि आप अनसाउंड माइंड हो? माइनर, कुछ माइनर है, कुछ मैं तो लिखा था ऑल ऑफ दिस। तो हमें क्या याद रखना है? एन एग्रीमेंट बाय माइनर इज वॉइड, एन एग्रीमेंट बाय अनसाउंड माइंड इज वॉइड। कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन अनलॉफुल है, यानी इलीगल चीज दी जा रही है, या उसका उद्देश्य, मेन पर्पस, ऑब्जेक्ट क्या है? दोनों पार्टीज रॉन्ग इंप्रेशन में, आप कुछ और सोच के कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो और सामने वाला कुछ और सोच के कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है। तो जब दोनों पार्टीज रॉन्ग इंप्रेशन में होते हैं तो उसे हम कहते हैं बायलैटरल मिस्टेक। तो कोई भी एग्रीमेंट जो बायलैटरल मिस्टेक के अंडर किया गया है, बराबर, यानी एक इंसान सोच रहा था ऊंट खरीद रहा है और दूसरा सोच रहा था जीरा खरीद रहा है, बराबर, तो ये क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये क्या है? मिस्टेक ऑफ। जैसे अंबरनाथ में एक जगह है जिसको बोलते हैं पिंक सिटी, तो आई एम सेलिंग माय प्रॉपर्टी इन पिंक सिटी। पिंक सिटी राजस्थान में भी है। दोनों पार्टी रॉन्ग इंप्रेशन में और दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में उतर गए। बाद में पता चला अंबरनाथ किधर और, हाँ, तो ये क्या है? बायलैटरल मिस्टेक। दोनों पार्टीज जब रॉन्ग इंप्रेशन में रहते हैं तो वो एग्रीमेंट वॉइड है। जिसका ऑब्जेक्ट किसी को मारना, नुकसान पहुंचाना, चोरी, डकैती, रॉबरी, कोई भी गलत काम है, वो एग्रीमेंट भी क्या है?
अनलॉफुल। सेक्शन 25 अभी 2 मिनट बाद पढ़ाऊंगा, 2 मिनट ज्यादा हो गया, 15-20 मिनट बाद पढ़ेंगे। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोला मैंने? So if there is agreement where there is no consideration, so there is no contract. आप किसी से उसका संवैधानिक अधिकार नहीं छीन सकते हो। आपका संवैधानिक अधिकार है राइट टू हैव अ फैमिली, एंड राइट टू हैव अ फैमिली मीन्स राइट टू अ मैरिज। तो अगर हम किसी पर्सन को मैरिज करने से रोकते हैं तो वो वॉइड है, ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो कि किसी माइनर का मैरिज नहीं किया जाएगा तो वो वैलिड है। क्या बोला मैं, समझे? माइनर का मैरिज नहीं कराएंगे ऐसा एग्रीमेंट है वैलिड। इंग्लिश में लिखा देखो, हर एग्रीमेंट जिसमें रोक लगाया जा रहा है शादी के लिए किसी भी इंसान के, जो क्या नहीं है, तो वो एग्रीमेंट वॉइड है। यानी अगर माइनर की शादी पे रोक लगाने का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो वैलिड है। अदर देन माइनर क्या है? वॉइड। मैं आपको बोलूं कि आप मेरा ऑफिस छोड़ने के बाद दुनिया में कहीं काम नहीं करोगे, वॉइड। बदलापुर में अगले 1 साल तक किधर दिखने का नहीं, वैलिड। क्या बोला है, समझे? लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन। मैं मेरे बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं कि भाई तूने यहां पे 10 साल काम किया, मेरे पूरे क्लाइंट से तेरा जान पहचान है, तो अगला 2 साल तू बदलापुर में काम नहीं करेगा, तू किधर और करना है कर, वैलिड है। तू किधर काम ही नहीं करेगा, वो क्या है, समझे? यानी आप किसी को उसके मर्जी का प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस करने से रोक नहीं सकते। वहां पे लास्ट में इंग्लिश लिखा है कि थोड़ा एक्सेप्शन है। अगर आपने आपके बिजनेस का गुडविल किसी और को बेच दिया, क्या बेच दिया, तो इस पर्टिकुलर केस में आपके लिए एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि आपने गुडविल बेच दिया। तो सामने वाला जिसको गुडविल बेचा ना, वही आपकी दुकान बंद कराएगा, क्योंकि उसने आपका बिजनेस क्या किया है, खरीद छीन क्या लिया, खरीद लिया और छीन लिया, पैसा दिया, दिया ना। एग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ विच गुडविल इज, क्यों खरीदा है गुडविल? ये दुकान बेच के सामने दुकान डाल दो आप। गुडविल इसीलिए खरीदा क्योंकि आपका दुकान चलता था, यानी बिजनेस मेरा हो जाएगा लेकिन नाम आपका रहेगा। तो आप उस नाम से इतने किलोमीटर तक या यहां तक वो बिजनेस चालू नहीं कर सकते हो। मैं ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूं। आप किसी के साथ एग्रीमेंट में जा रहे हो, कुछ भी हो जाए हम लोग कोर्ट नहीं जाएंगे। वो एग्रीमेंट क्या है? कोर्ट जाना, कानून से मदद मांगना हर इंसान का संवैधानिक अधिकार है, अगर वो इंडिया में पैदा हुआ है तो अगर आप एग्रीमेंट के थ्रू इंसान से उसका वो राइट छीन रहे हो, देन इट इज नॉट वैलिड। यानी अगर कोई आपको बोलता है तेरे को कोर्ट में लेके जाऊंगा घसीट के, घसीट के इज रॉन्ग, बट तेरे को कोर्ट में लेके जाऊंगा इज राइट। आप बोलेगे मेरे को धमकी दे रहा था, मेरे पे केस करेगा, तो वहां पे आपको लॉ समझाता, धमकी नहीं दे रहा था, अपना राइट बता रहा था। यानी हर एक इंसान के पास राइट है किधर जाने का, कोर्ट। तो अगर आप किसी से वो राइट छीनते हो एग्रीमेंट करके, रिस्ट्रेंट का मतलब अब तक तो समझ गया रहेगा, रोक लगाना, रिस्ट्रिक्शन डालना। तो अगर आप किसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि वो लीगल एक्शन ना ले, तो याद रखो आपका वो रिस्ट्रिक्शन वैलिड नहीं है, वो एग्रीमेंट क्या माना जाएगा, 20 याद है, 20, 21, 22, उसके बाद से चालू ही है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 24 अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन, 25 नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, 26 रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, 27 रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, 28 रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल, थोड़ा इंग्लिश लिखा है इसके बारे में। एवरी एग्रीमेंट जिसके मदद से
कोई भी पार्टी को हम क्या कर देते हैं, रोक देते हैं एब्सोल्युटली, पूरे तरीके से, फ्रॉम एनफोर्सिंग। अरे मैं क्या को बता रहा, अपन ने ऐसा डिसाइड किया था ना। थोड़े टफ एक्सप्लेनेशन आप बताओगे, चलो आप बताओ ये वाला पॉइंट, और आप बताओ ये वाला पॉइंट, ए एंड बी, और बाकी सब लोग कंफर्म करेंगे जो इन्होंने बताया उसमें क्या कम है क्या ज्यादा है। कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अब तुम अपना कोई भी मतलब लीगल राइट्स, अपने फंडामेंटल राइट्स और अपना लीगल एक्शन किसी भी ऑर्डिनरी कोर्ट में लेने का राइट मतलब उसका रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट में हो तो अब तुम लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो या अपना लीगल राइट्स नहीं प्रैक्टिस कर सकते हो। और ऐसा भी मतलब नहीं कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें आप मतलब उस पार्टी को लिमिटेड टाइम दे दो कि अगर तुमको कुछ लीगल एक्शन या अपना एनफोर्स करना है तो आपको एक लिमिटेड टाइम में करना है वो उसके बाद इसका भी बता दी तुम। और कुछ लिमिट दो टाइम। अच्छा चलो अभी आप बताओ।
Anyone want to explain that point? कोई भी? गलत होएगा और क्या होएगा ज्यादा से ज्यादा? हम्म जोर से बोल। इसके टाइम के बाद तुम मतलब ऐसा टाइम दे सकते हो कि वो टाइम के बाद तुम टाइम फिनिश कर दोगे चलिए पर वो टाइम के बाद अगर तुम फिक्स करोगे तो वो माना जाएगा। An agreement which extinguishes the rights, extinguish मतलब हाँ गायब कर देना, वेव ऑफ द राइट्स ऑफ एनी पार्टी देयर टू, यानी या तो उसके अधिकार गायब कर दिए या तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी था, आपने उससे उसको क्या कर दिया, फ्री। अंडर और in respect of any contract on the expiry of specified period so as to restrict any party from enforcing his right, his right is void to that extent। यानी हम कॉन्ट्रैक्ट में एक टाइमलाइन डाल रहे हैं और उस टाइमलाइन के बाद हम किसी पर्सन के राइट्स खत्म कर दे रहे हैं या किसी पर्सन को उसके लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम क्या कर सकें, किसी पर्सन को फ्री कर सके। और तो चलो अभी देखते हैं हम, आपके उस चैट जीपीटी को हम कुछ कमांड देते हैं जो आपको लिखा रहा था। कहाँ गया चैट जीपीटी? ये कौन सा चैट जीपीटी है? इधर है चैट जीपीटी। स्क्रीन शेयर के लायक है। हाँ हाँ भाई तू इधर ही है। पावर्टी, सुपर पावर्टी। आस्क एनीथिंग, ओके आई विल आस्क यू। चल बात करते। नहीं अदरवाइज वी कुड हैव ड्राफ्टेड एन एग्रीमेंट। किसी काम तो आता ढंग के। चैट जीपीटी आया आया। यूज योर माइक्रोफोन। किधर है भाई तू? अलाउ अलाउ। अलाउ अलाउ। बैग दे रहे, इतना मगजमारी कौन करेगा इसके पे?
तेरा नाम क्या है? दक्ष अक्ष। आपका नाम क्या है? जिज्ञासा। हर्षाली। ओके, बंद हो ना भाई। ज्यांना स्कॅनर हवे असेल ना त्यांनी ते नाव द्या आणि ज्यांनी पैसे दिले असेल त्याच्यावर राईट क्लिक करा. हवे असेल त्यांचे नाव. आणि हा शेवटचा दिवस आहे आता. उद्या तिकडे ऑर्डर दिली तर तुम्हाला मिळणार नाही. उद्या पहिले पैसे घेऊन या आणि आज नाव द्या. स्कैनर। क्वेश्चन मेरा कुछ काय नहीं, पानी है ना, बच्चे लोग पानी देते लोग लाए। तो देखो यादव जी मेरे बोतल में का पानी पी रही। और अगर सब, मैडम मैं क्या बोल रहा है, जिसने पैसा नहीं दिया उसने भी टिक कर दिया तो कैसे समझेगा? पैसा नहीं दिया है तो भी टिक करने का है कि पैसा दिया है? नाम झूठ बोलने का इसमें। चैट जीपीटी देखो इधर। ड्राफ्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन दक्ष एंड जिज्ञासा। सॉरी हाँ, जिज्ञासा। दिस एंड जिज्ञासा बहुत त्रास है। Now it's right. Okay. That Daksh will going to supply 2000 bales of jute जुड़े नहीं भाई, ज्यूट। भरोसा नहीं, वो भी लिख देगा वो। by end of this year. However, if he fails to do so, Jignasa cannot file a suit against Daksh. सूटे हुए नहीं, वही बराबर है। देखो बेचारा कितना अच्छा पहले ही बता दिया। I can draft it, but note that clause saying Jignasa cannot file a case against Daksh under any circumstances may not be fully enforceable under applicable laws. A better is to state that failure to supply the goods will not give rise to any claim for damages or penalties or by against Daksh। यानी
ये खुद आपको समझा रहा है कि ऐसा मत लिखो, आपका पोपट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट कोर्ट में एंटरटेनेबल नहीं होते हैं। बराबर। ऐसा हम इसको एक और इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ड्राफ्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन जैक एंड जिल, हाँ, टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस ऑन हिल where Jack have taken the responsibility to construct the house. The failure to complete the house within a stipulated time will not allow the parties to go to a court. Instead, they will proceed to a alternate dispute resolution. However, if no resolution arises by such alternate dispute resolution, then they may proceed to a tribunal for the final conclusion. Tribunal इधर उसने बोला क्या कि ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्यों मालूम है? यहां पे हमने उसको कोर्ट में जाने से रोका नहीं, सिर्फ बोला कोर्ट में जाने के पहले अपन बातचीत करके सुलझाएंगे। बातचीत करके अगर नहीं सुलझा तो हम किसके लिए जाएंगे? कोर्ट में। बराबर। Now draft agreement for the above scenario where neither of the parties can go to a court after completion of 6 months with respect to any breach नॉट लिख दिया, ना बोल रहा हूं। देखो फिर इधर वापस से बोल दिया ना, ये सेकंड वाला पैराग्राफ था जो इधर लिखा है ना अपन ने, a complete prohibition on going to a court may not always be enforceable. समझे? तो आप किसी पर्सन के ऊपर ऐसा कोई भी क्या नहीं कर सकते? दो मिनट आएंगे, अब थोड़ा हिसाब किताब हिल गया। ₹710 का स्कैनर है, 710 का, बहुत पैसे तुम लोग यार भाई। बोलते चारों सब मतलब सस्ता लग रहा है इसको। क्या करते हैं आपके पापा? हाँ, आपके पापा क्या करते हैं? कौन सा? अरे कहाँ पे, मतलब कॉर्पोरेट ठीक है, कौन सा कॉर्पोरेट? हाँ, ओके, तो उनकी कंपनी है। पैसे तो मजबूत लग रहे तुम्हारे को। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट में पॉइंट ए और पॉइंट बी आपको समझ में आया कुछ? पॉइंट ए और पॉइंट बी में ये बोला गया है
कि आप किसी भी पर्सन को उसके लीगल राइट्स एक्सरसाइज करने से रोक नहीं सकते हो, और गलती से भी ऐसा कोई एग्रीमेंट किया जिसमें आप उस पर्सन को उसके लीगल राइट्स एक्सरसाइज करने से रोक रहे हो, तो वैलिड नहीं है, दैट विल नॉट बी वैलिड। बोला है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसका मीनिंग क्या है, अनसर्टेन। व्हाट इज अनसर्टेन? टू मच कंफ्यूजिंग। तो किसका भी मीनिंग अगर बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत अनसर्टेन है, तो क्या है? वॉइड। बाद में बोला है कि एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, वेजर का मतलब होता है सट्टेबाजी, जुआ खेलना, ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। एग्रीमेंट जो डिपेंड करता है किस चीज पे? जादुई खजाना मिलने पे, बराबर, या सेंटा क्लॉज के सच में आने पे, बराबर। सो एन एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन impossible events means we will make a deal the day I will see a unicorn, not unicorn, unicorn, flying horse, बराबर। सी हॉर्स नहीं, फ्लाइंग हॉर्स, उड़ता हुआ घोड़ा देख लिया, सींग भी है उसको, बराबर। तो ये सब क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट, यानी जो कभी होने वाला ही नहीं है, उसके होने पर अगर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, टू स्विम अक्रॉस अरेबियन सी, खा जाएंगे आपको रास्ते, हाँ, चांद तारे। तो अगर आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो क्या है? इम्पॉसिबल, फिर चाहे वो इम्पॉसिबल शुरू से हो या बाद में हो जाए। शुरू से यानी कि जब आप एंटर हुए तब से ही वो इम्पॉसिबल था, या तब वो पॉसिबल था, आगे जाके क्या हो गया? सब्सिक्वेंट मतलब देयर आफ्टर, आफ्टरवर्ड्स। इन केस ऑफ प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस, क्या बोला मैंने? प्रॉमिस फॉर अ प्रॉमिस। तो अगर किसी के प्रॉमिस के बदले हमने प्रॉमिस किया तो उसे हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। यानी हमने सामने वाले को बोला कि अगर आप मेरे को 5,000 रुपए एडवांस देते हो तो मैं माल ऑर्डर डालेगा। मीन्स मैं तब तक ऑर्डर नहीं डालूंगा जब तक मेरे को 5,000 रुपए एडवांस, जैसा अभी बोला वो मैडम ने कि आप लोग में से जो नाम लिखेगा उसी को बुक मिलेगा, आज लास्ट डे है, राइट, बराबर। कल से आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा मतलब आपको खुद जुगाड़ना पड़ेगा। तो आज क्या है? लास्ट डे। सो दिस इज व्हाट? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इफ यू विल राइट योर नेम then only the orders will be placed. If you haven't written your name, no order will be placed. यानी जब तक आप अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करोगे, ये लोग इनका ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए बंधे हुए नहीं है। इसे कहते हैं हम रेसिप्रोकल। जब तक पहली पार्टी उसका हिस्सा परफॉर्म ना करे, दूसरी पार्टी को उसका हिस्सा परफॉर्म करने की जरूरत। कमला प्रॉमिसेस रमेश कि उसको उधार दिया जाएगा 50,000 रुपया in absence of या on behalf of consideration that Ramesh get Kamala's marriage dissolved। अभी देखो इसमें डाइवोर्स का बात चल रहा है कि वो उसको 50,000 रुपया देगी अगर वो उसका डिवोर्स करा देता है तो। द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, नॉट अनलॉफुल, इमोरल। क्या है ये? यानी इसका ऑब्जेक्ट ही अनैतिक है। सोहन एग्रीज विथ मोहन टू सेल हिज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। हॉर्स मर चुका है एग्रीमेंट करते वक्त, इन दोनों को पता नहीं है। राम सेल्स द गुडविल ऑफ हिज शॉप टू, और बोला भाई आज के बाद दिखना मत कहीं, बराबर, एनीवेयर इन। तो बोला भाई ये बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तुम बोलते बदलापुर में दुकान मत डालना, समझ में आता है, बराबर, इंडिया में कहीं नहीं डालना तो इंसान जिएगा खाएगा कैसे? तो ये क्या है? वॉइड। अब यहां पे एग्रीमेंट हो रहा है प्रकाश, और कंडीशन क्या डाला है? कोई भी एक दूसरे के ऊपर केस, ये क्या है? वॉइड एग्रीमेंट। क्योंकि आप अगर केस करने से किसी को रोक रहे हो, मतलब आप उसके लीगल राइट्स को उससे क्या कर रहे हो? छीन रहे हो।
देखो एक बार पढ़ के आप लोग अपने बुक में, इफ एनीथिंग। वो किधर है आपकी दोस्त? अरे वो तो दिख रहा नहीं है कहाँ पे? फोन नहीं उठाई। कॉलेज कौन जाता है? उस दिन भी वही बोली थी आपने। आपका हुआ शिरिया कौन? इतना जोर से वो बोलती है कि आवाज ही नहीं आता उसका। हाँ बोलो।